नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए भी मतदान आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी। 1 मई से आरंभ होने वाले तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए 80 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 15 करोड़ तक पहुंचा। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में कारगर। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। बिहार सरकार ने कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए। रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। सरकार ने जीपीएफ और गैर सरकारी पीएफ पर 7.1% की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान 6:30 बजे तक चलेगा। इस चरण में 4 जिलों के 35 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 35 महिलाओं सहित कुल 283 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ शामिल है। सीपीआईएम 10 सीटों पर और आईएसएफ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 641 कंपनियां तैनात की हैं। निर्बाध गति से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईवीएम और मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद कोविड संक्रमित और संदिग्धों के लिए आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा बढ़ा दी है। और अब मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, इस वक्त आप कहाँ हैं और मतदान कैसे चल रहा है? जी प्रियंका, देखिए पश्चिम बंगाल का अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक है और सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हुआ है और लंबी कतारें यहाँ देखी जा रही है। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और मैं यहाँ बिलेघट्टा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये कोलकाता उत्तर में आता है। कोलकाता उत्तर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव चल रहा है प्रियंका जी। और मतदान केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों का कितना सख्ती से पालन किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए जो कोविड की स्थिति है बहुत गंभीर है और इसलिए सावधानी बरतना तो अनिवार्य है। तो इसलिए यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो देखा जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स का उपयोग देखा जा रहा है और सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग और चुनाव अधिकारी के समन्वय के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि संक्रमण चुनाव के वक्त न फैले। प्रियंका जी, सुधींद्र, मतदान का ये अंतिम चरण है, तो इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? जी देखिए, प्रमुख प्रत्याशियों के बारे में बताया जाए तो टीएमसी के जो 7 बार के विधायक और मंत्री साधना पांडे और मानिकतला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी कल्याण चौबे हैं जो बीजेपी से हैं और सीपीआईएम से रूपा बागची प्रत्याशी हैं।
और श्यामपुकुर से मंत्री जो हैं टीएमसी के नेता शशि पांजा चुनाव अखाड़े में हैं और उनके विरुद्ध बीजेपी के संदीपन विश्वास हैं। बेलगरचा से टीएमसी के प्रकाश पॉल हैं, बीजेपी के काशीनाथ विश्वास और सीपीआईएम के राजीव विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी, धन्यवाद सुधींद्रा इस जानकारी के लिए। मतगणना 2 मई रविवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज हो रहे मतदान में अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कड़े कोविड नियम तैयार किए हैं। आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना किसी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंध दोनों कोविड टीके लगवा चुके लोगों पर लागू नहीं होगा। आयोग ने मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर जनसभा करने या भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ताकि मतगणना केंद्रों पर कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन हो। स्थानीय जिलाधिकारियों को मतगणना केंद्र के संबंध में अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ ही विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के लिए भी वोटों की गिनती 2 मई को होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव का मतदान आरंभ हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 जिलों के 2 करोड़ 98 लाख से अधिक मतदाता भाग ले सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। मतदाताओं से मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करने को कहा गया है। मतदान केंद्रों पर प्रत्येक 6 फीट की दूरी पर एक गोला बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना 2 मई रविवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन के अलावा पीएम केयर्स फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन 100 पीएसए संयंत्रों को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ सहित उसकी कई संस्थाएं भारत को 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहित अन्य उपकरण और सामग्री की आपूर्ति कर महामारी से लड़ने में मदद कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि भारत में उसके आवासीय समन्वय प्रमुख रेनाटा लॉक डेसलियन के नेतृत्व में एक टीम कोविड का सामना करने में जुटे अधिकारियों की सहायता कर रही है। बयान में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ उपकरण और अन्य सामग्री की आपूर्ति में लगे हैं। इनमें 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन के 500 नासिका उपकरण के साथ ऑक्सीजन संयंत्र, कोविड जांच मशीन और व्यक्तिगत सुरक्षा किट शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि महामारी रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2600 स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को सहायता कार्यों में तुरंत तैनात किया गया है। हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरे वाहन को तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। इस वाहन का नाम मोबाइल ऑक्सीजन बैंक रखा गया है। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों की मांग पूरी की जा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि जब अस्पतालों में लगभग 2 घंटे की ऑक्सीजन बची रहती है तो वे ऑक्सीजन बैंक सेवा से संपर्क करते हैं।
उन्होंने कहा कि करनाल का ये मॉडल जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। जितने भी हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं, उनको जब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है या उनका जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाता है, तो वो इस ऑक्सीजन व्हील्स को कॉल करते हैं और वहां से हम जो भी इस तरह की इमरजेंसीज हैं उसमें हॉस्पिटल्स को जाकर के अपने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो दे के आते हैं। इससे हमें फायदा ये हुआ है कि किसी भी अस्पताल में या किसी भी पेशेंट की, मरीज की जो मौत है वो इस वजह से नहीं हुई कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मौत हो गई हो। साथ ही जो मरीज हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके सहायक हैं, उनको भी कहीं भी मार्केट में, कहीं भी केमिस्ट शॉप्स पे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है कि वो अपने पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवा के लेके आए। सरकार ने, शासन ने ऑक्सीजन और व्हील्स के जरिए सभी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो इंश्योर की है। जिला प्रशासन ने कहा है कि हाल के दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की अत्यधिक मांग के कारण अस्पताल इस सेवा की सहायता ले रहे हैं। खाली सिलेंडर दिन के आखिर में एकत्र किए जाते हैं और फिर से भरकर वितरित किए जाते हैं। इस पहल से प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की समस्या का सामना कर रहे अनेक लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली है। सरकार ने बताया है कि तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए कल पहले दिन 80 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 4 बजे से 7 बजे तक पहले 3 घंटों में 80 लाख से अधिक लोगों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया। मंत्रालय ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वर क्रैश होने संबंधी खबरें गलत और आधारहीन हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले 3 घंटों के भीतर 38 करोड़ 30 लाख एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई हिट आए और 1 करोड़ 45 लाख एसएमएस सफलतापूर्वक भेजे गए। मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि पंजीकरण प्रणाली बिना किसी बाधा के काम कर रही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये प्रति सेकंड 55,000 हिट दर्ज कर रही है और पूरी तरह कार्यरत है। मंत्रालय ने बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है जिसके जरिए कोविड टीकाकरण के लिए कभी भी और कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से टीका लगाया जाएगा। सभी योग्य व्यक्ति cowin.gov.in पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप तथा उमंग ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। देश में कुल टीकाकरण 15 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब तक 14 करोड़ 98 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। 93 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी पहली खुराक और 61 लाख से अधिक ने दूसरी खुराक ले ली है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक फ्रंटलाइन कर्मियों को पहला और लगभग 66 लाख को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31 लाख से अधिक लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। 60 साल से ऊपर के 5 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है। 98 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। कल 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए भी मतदान आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी। 1 मई से आरंभ होने वाले तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए 80 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 15 करोड़ तक पहुंचा। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में कारगर। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। बिहार सरकार ने कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए। रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। सरकार ने जीपीएफ और गैर सरकारी पीएफ पर 7.1% की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से पराजित किया। भारत में विकसित कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट रूप यानी 617 को निष्क्रिय करने में कारगर पाया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति भवन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमरीका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउसी ने ये जानकारी दी। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने घोषणा की थी कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को निष्क्रिय करने में प्रभावी है।
डॉक्टर फाउसी ने कहा कि भारत में दिख रही वास्तविक कठिनाई के बावजूद टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। कोवैक्सीन टीका भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। इस टीके के आपात उपयोग को 3 जनवरी को मंजूरी दी गई थी। कोवैक्सीन के परीक्षण से पता चला कि ये टीका 78% तक प्रभावी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत ₹100 कम करके ₹300 कर दी है। पहले ये ₹400 में मिलती थी। एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है। इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी इसकी कीमत ₹600 तय की है। बिहार सरकार ने कर्फ्यू का समय 3 घंटे और बढ़ा दिया है। अब राज्य में शाम 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये निर्णय लिया गया। विवाह कार्यक्रम में केवल 50 लोग ही भाग ले सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। कार्यालयों में केवल 25% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। कोविड और संबंधित रोगों से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इस बीच राज्य में कोविड-19 के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। कल राज्य में कोविड के 13,374 नए मामले सामने आए और 175 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,391 हो गई है। संक्रमण दर भी 13% तक पहुंच गई है। राज्य में इस समय 98,747 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हो रहा है। संक्रमण से मुक्त होने की दर घटकर 77.09% पर आ गई है। अब तक 3,40,000 से अधिक लोग उपचार के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल राज्य में 87,348 लोगों को कोरोना के बचाव का टीका लगाया गया। झारखंड में रोजाना कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाकर 6 मई तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया है। फिलहाल कोरोना कर्फ्यू भोपाल, इंदौर और अन्य प्रमुख शहरों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 3 मई तक लागू है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। ब्यौरा हमारी भोपाल संवाददाता से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने कोरोना समीक्षा बैठक में लिया है। कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है। संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया है। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या में 7वें स्थान के बजाय प्रदेश का स्थान 11वें नंबर पर आ गया है। इस बीच प्रदेश की रिकवरी दर बढ़कर 85% हो गई है। बुधवार को प्रदेश में 12,758 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 105 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में तीसरे चरण के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में गुजरात सरकार ने कहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का कार्य टीके की आपूर्ति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने टीके के 1 करोड़ 50 लाख डोज के लिए 2 कंपनियों को ऑर्डर दिया हुआ है। इस बीच गुजरात में कल 1,35,256 लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को टीके दिए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 22 लाख लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी मिल चुकी है। इस बीच गुजरात में कल संक्रमण के 14,120 नए मामले दर्ज हुए। सबसे अधिक 5,672 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 1,764 मामले सामने आए। राज्य में कल कोविड-19 संक्रमण से 174 मरीजों की मृत्यु हो गई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का आज कोविड संक्रमण से निधन हो गया।
गिलुआ सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से 1999 और 2014 में चुने गए थे। उन्हें पिछले सप्ताह टाटा मेमोरियल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री गिलुआ के असामयिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गहरा दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बाद राज्य में लगाए गए सख्त लॉकडाउन को देखते हुए निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र में भवन और निर्माण इकाइयों से जुड़े श्रमिक कल्याण बोर्डों को इस संबंध में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार बोर्ड 4 दिन के भीतर 9,17,000 पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में 15,000 रुपये स्थानांतरित करेगा। तमिलनाडु में कल कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 15,000 से अधिक लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में इस समय 1 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। राजधानी चेन्नई में 4,700 से अधिक नए रोगियों का पता लगा। कल 1.25 लाख से अधिक लोगों की आरटी-पीसीआर जांच की गई। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने अध्यापकों से कहा है कि 1 मई से स्कूलों में न आएं और व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से घर पर रहकर ही काम करें। 12वीं कक्षा की 5 मई से निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बीच राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्य सचिव डॉक्टर राजीव रंजन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगवाने की समुचित रणनीति तैयार करें और विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर में कोविड मामलों की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर प्रदेश में 11 जिलों के जिला अधिकारियों ने आज शाम 7 बजे से 84 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। जिन जिलों में लॉकडाउन रहेगा उनमें जम्मू संभाग में जम्मू, कुठवा, रियासी, उधमपुर और कश्मीर घाटी में श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग शामिल हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 30 मौतों के अलावा कोविड मामलों के 3023 ताजा मामले सामने आए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मौजूदा कोविड महामारी की स्थिति के मद्देनजर आकाशवाणी के आज सवेरे कार्यक्रम के स्थान पर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक वर्ल्ड न्यूज का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम की जगह शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक कोविड जागरूकता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा। रूस की ओर से भारत के लिए भेजी गई आपात मानवीय सहायता की पहली खेप नई दिल्ली पहुंच गई है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदासेफ ने बताया कि रूसी संघ ने भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप कोविड-19 के प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत को मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सहायता सामग्री लेकर रूस से 2 तत्काल उड़ानें आज नई दिल्ली पहुंची। इन उड़ानों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लंग वेंटिलेटर उपकरण, दवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री भारत लाई गई है। रूसी राजदूत ने बताया कि इस कठिन समय में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग से ही हम कोविड-19 को पराजित कर सकते हैं। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य विशेष जमा योजनाओं पर 7.1% ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि ग्रेच्युटी कोष पर 7.1% ब्याज दर जारी रखने का निर्णय लिया है। ये निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र और एनिमेशन फिल्मों का 2 दिवसीय महोत्सव का आज से आयोजन कर रहा है। 30 अप्रैल को दादा साहेब फाल्के की 151वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान दादा साहेब फाल्के पर आधारित 5 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। और अब खेल समाचार।
आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टूर्नामेंट में ये लगातार 5वीं जीत है और इसके साथ ही चेन्नई अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच गया है, जबकि हैदराबाद की टीम सबसे नीचे है। टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में 3:30 बजे मुंबई का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। लगातार 2 हार के बाद मुंबई इंडियंस अब जीत की तलाश में है। वहीं इस वर्ष आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। रॉयल्स ने अपने 5 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल की है। पिछले मैच में राजस्थान ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया था। 4 विदेशी खिलाड़ियों के हटने से राजस्थान को झटका लगा है। चोट की वजह से जोफा आर्चर और बेन स्टोक्स टीम से बाहर हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी प्रियंका, 1 मई से टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने को 18 साल से अधिक उम्र वालों में उत्साह की खबर दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। अमर उजाला ने लिखा है, कोविन पोर्टल पर 3 घंटे में ही 80 लाख ने कराया पंजीकरण। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, कोविशील्ड की 1 डोज अब राज्यों को 400 नहीं 300 रुपए में मिलेगी। बकौल नवभारत टाइम्स, अमेरिका के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउसी का दावा, डबल म्यूटेंट वायरस पर कारगर भारत की कोवैक्सीन। हिंदुस्तान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है, भारतीय कोरोना वेरिएंट ने 17 देशों में पांव पसारे। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी। इसके अलावा 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए भी स्वीकृति। लोकसत्य लिखता है, डीआरडीओ प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा। राजस्थान पत्रिका ने दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की सलाह प्रकाशित की है, कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी बरतें सावधानी, शुरू करें इलाज। बुखार खांसी जैसे हैं लक्षण तो जांच रिपोर्ट का न करें इंतजार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दिल्ली में अब होगी उपराज्यपाल की सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 आज से लागू। केजरीवाल सरकार को किसी भी फैसले से पहले एलजी से लेनी होगी मंजूरी। अमर उजाला ने तेजस की बढ़ी ताकत शीर्षक से लिखा है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को 5वीं पीढ़ी की मिसाइल मिली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 का कल सफल परीक्षण किया। देश में 1 मई से बदलेगा मौसम, 5-6 मई तक सभी राज्यों में बौछार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कई क्षेत्रों में 2 दिन से बढ़ रहे तापमान के बाद आज से अरब सागर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को नमी मिलनी शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के 4थे और अंतिम चरण के लिए भी मतदान आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी। 1 मई से आरंभ होने वाले तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए 80 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 15 करोड़ तक पहुंचा। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में कारगर। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। बिहार सरकार ने कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए, रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। सरकार ने जीपीएफ और गैर सरकारी पीएफ पर 7.1% की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।